नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे पहले 25 बड़ी खबरों पर नजर। वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजन। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। आज किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 करोड़ 26 लाख किसानों को मिलेगा 20,000 करोड़ का लाभ। कल बिहार का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का करेंगे उद्घाटन। 30 जून से फिर शुरू होगा मन की बात का प्रोग्राम। आचार संहिता की वजह से रोका गया था कार्यक्रम। 30 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के लिए 28 जून तक भेजे जा सकते हैं सुझाव, जिन्हें कार्यक्रम में किया जाएगा शामिल। केरल के वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने की स्पीकर दफ्तर को भेजी जानकारी। राहुल ने रायबरेली से सांसद बने रहने की भी दी है जानकारी। लोकसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी उतारेगी उम्मीदवार। 26 जून को प्रधानमंत्री रखेंगे स्पीकर उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव। राजनाथ सिंह के घर संसद सत्र को लेकर बड़ी बैठक। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर होगी चर्चा। 27 जून को संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में होगी अलग अलग चर्चा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री देंगे जवाब। 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का होगा संबोधन। बीजेपी देश भर के मतदाताओं को देगी धन्यवाद। देश भर में निकालेगी मतदाता अभिनंदन यात्रा। हरियाणा में जाट मतदाताओं को जोड़ने के लिए बीजेपी चलाएगी अभियान। जल्द ही एक विस्तृत आउटरीच प्रोग्राम करेगी पार्टी। 22-23 जून को धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा का करेंगे दौरा। जनता में नाराजगी को दूर करने का बीजेपी करेगी प्रयास। एमपी के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 35 स्टार प्रचारकों की सूची। सूची में मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम शामिल है। रांची में 12 से 17 जुलाई तक होगी आरएसएस की बैठक। संघ के कई बड़े नेता और प्रचारक होंगे शामिल। दिल्ली में आज महाराष्ट्र झारखंड बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार का बड़ा दावा। कहा, अजित गुट के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। हमारे गुट में मॉनसून सेशन के बाद हो सकते हैं शामिल। आज संगरूर में शहीदों के परिवारों से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का सौंपेंगे चेक। नीट पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा खुलासा। पटना NHAI गेस्ट हाउस में ठहराए गए थे छात्र। NHAI गेस्ट हाउस रूम नंबर 404 में रुके थे छात्र। TV9 भारतवर्ष के पास छात्रों के ठहरने के सबूत। सॉल्वर गैंग ने छात्रों को गेस्ट हाउस में ठहराया। पटना के AG कॉलोनी लालू खटाल के पास मिले अहम सुराग। किराए के मकान में कई बैंकों के ATM कार्ड मिले हैं। TV9 के पास जब्त सामान की पूरी जानकारी है। बिहार EOU के 2 अफसर आ रहे हैं दिल्ली। DSP गिरीश कुमार, इंस्पेक्टर भी आ रहे हैं दिल्ली। NTA से प्रश्न पत्र लेने के लिए आ रहे हैं दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में खुलासा। NHAI गेस्ट हाउस में ठहराए गए थे छात्र। NHAI गेस्ट हाउस रूम नंबर 404 में रुके थे छात्र। TV9 भारतवर्ष के पास छात्रों के ठहरने के सबूत हैं। नीट परीक्षा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही बरती गई है तो सख्ती से निपटे। अगली सुनवाई 8 जुलाई को। मुंबई से सटे वसई इलाके में हत्या की सनसनीखेज घटना। बीच सड़क प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतारा। और आइए आपको बताते हैं हमारी सबसे बड़ी कवरेज। जी हां, मुलाकात पुतिन और किम की, लेकिन दुनिया की नजर है। क्या बारूदी आघात इस मुलाकात के बाद होने वाला है? रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा युद्ध के बीच आज बहुत बड़ी घटना होने वाली है। वो घटना यह है कि 2 राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हो रही है, जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में
पुतिन और किम जोंग की जो मुलाकात होने वाली है उस पर नजर है। पुतिन 24 साल बाद उत्तर कोरिया जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अगर पुतिन किम की मुलाकात के गहरे मायने हैं तो दोनों के बीच सीक्रेट डील भी होने वाली है। इसी सीक्रेट डील पर सबकी नजरें हैं, इसीलिए पूरी दुनिया ये ताक पर है कि आखिर होगा क्या, प्योंगयांग पर क्या होगा और वहां क्या डील होगी। उधर यूक्रेन पर रूस ने महाविनाशक हमला कर दिया है, साथ ही गाजा में भी जंग की नई चिंगारी भड़क रही है। सारी खबरें आपको बताएंगे, सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन थोड़ी देर में उत्तर कोरिया पहुंचने वाले हैं। पुतिन किम की मुलाकात पर दुनिया की नजर है। 24 साल बाद ये मौका आ रहा है जब पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा है और पुतिन किम के बीच कई वेपन डील भी संभव है। तो हथियारों की डील संभव है उत्तर कोरिया और रशिया के बीच में। ये गठजोड़ बहुत कुछ कह रहा है और जो ये डील होगी वो देखना होगा कि इस डील के जरिए क्या कुछ हित साधने की कोशिश दोनों मुल्कों की तरफ से होती है। एक तरफ किम जोंग उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष लगातार परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, तो दूसरी तरफ रशिया है और इस बीच युद्ध भी चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध। क्या स्ट्रैटेजी होगी, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो सवाल यह है कि क्या पुतिन किम की मुलाकात महाविनाश के संकेत है या महाविनाश की शुरुआत है। 9 महीने बाद परमाणु डील, पुतिन किम की जो मुलाकात है उसके जरिए देखिए क्या पहली बड़ी बात, यूरेनियम थोरियम सप्लाई पर बातचीत संभव है दोनों के बीच में। दूसरी बड़ी बात, उत्तर कोरिया को परमाणु रिएक्टर में मदद कर सकता है रशिया, तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है। जंग के लिए उत्तर कोरिया रूस को हथियार देगा, किम के साथ मिलकर पुतिन की कोशिश हो सकती है, इसका असर पड़ेगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश हो सकती है दोनों मुल्कों की तरफ से एक साथ जो यारी सामने आ रही है। इसके अलावा एक और बड़ी बात ये कि पश्चिम के खिलाफ पुतिन की जो घेरेबंदी है उस पर बातचीत होने वाली है, उसका असर होने वाला है। इसकी एक खास बात है इन मुलाकात की, 24 साल बाद पुतिन का नॉर्थ कोरिया दौरा हो रहा है और इसीलिए ये खास बात मानी जा रही है कि कुछ ठोस या कॉन्क्रीट बात या कॉन्क्रीट डील दोनों के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में होने वाली है। और बड़ी खबर और बता दें, पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के वक्त किम जोंग का दक्षिण कोरिया के साथ तनाव बढ़ गया है। देखिए, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में तनाव है, एस्केलेशन है, लेकिन इस बीच ये मुलाकात भी अहम है। अब जब तनाव की स्थिति है तो ऐसे में रशिया क्या करता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लैंडमाइन धमाके में मारे गए कुछ जवान, देखिए टेंशन एस्केलेट हुआ है दक्षिण कोरिया के साथ। बफर जोन में बिछाई गई थी लैंडमाइंस। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में तनाव बढ़ गया। उत्तर कोरिया के सैनिकों की मौत के बाद यह टेंशन हुआ है। लैंडमाइन धमाके में मारे गए कुछ जवान, बफर जोन में बिछाई गई थी लैंडमाइंस। तो उत्तर कोरिया में विस्फोट और किम जोंग को बारूदी चोट। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, बिग वॉल के जरिए कुछ डिटेल में पॉइंटर सामने आए हैं किस तरह से बारूदी चोट है। उत्तर कोरिया के कुछ जवानों ने सीमा पार की और बफर जोन में घुस गए। बफर जोन में लैंडमाइन से धमाका हुआ, कुछ जवानों की मौत हो गई। बफर जोन में किलेबंदी कर रहा था उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की तरफ से फिर फायरिंग की गई। यहाँ पर काउंटर किया गया और देखते ही देखते ये जो टेंशन है वो एस्केलेट हो गया। तो किम जोंग लगातार बारूदी बौछार कर रहा है और इसी वजह से दक्षिण कोरिया भी रिटेलिएट कर रहा है। पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध और विध्वंसक हो गया है। बीती रात रूसी फौज ने यूक्रेन के सोलेडोर में भीषण तबाही मचाई, तो यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद पर मिडनाइट स्ट्राइक के जरिए कोहराम मचा दिया। बीती रात रूस और यूक्रेन के बीच हुई विध्वंसक जंग की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद में तबाही मचाई है। रूस के बेलगोरोद पर ड्रोन अटैक करके यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट के हमले हुए हैं और हमलों के बाद बेलगोरोद में तबाही मची है। मिडनाइट स्ट्राइक की गई है यूक्रेन की तरफ से और बेलगोरोद में आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे पूरा आसमान धुआं धुआं हो चुका है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि पुतिन नॉर्थ कोरिया में किम से मिलने वाले हैं और इससे पहले वो कई बार एटमी हमले की धमकी दे चुके हैं और इसके लिए रूस ने तैयारी भी कर रखी।
यूक्रेन को तबाह करने का रूसी मंसूबा खाक में मिल सकता है, क्योंकि 78 देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्विट्जरलैंड में जब ग्लोबल पीस समिट में 101 देश शामिल हुए तो सर्द हवा में परमाणु युद्ध की गर्मी दिखने लगी। क्योंकि यह पहली दफा था जब रूस को सीधे हद में रहने की हिदायत दी गई और यूक्रेन की सुरक्षा के लिए 78 देश किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखे। फिर चाहे दुनिया में परमाणु संग्राम का आगाज ही क्यों ना हो जाए। Ukraine means defending that system of rules that holds the international community together and protects every nation. If Ukraine had not been able to count on our support and therefore would have been forced to surrender. यूक्रेन पीस समिट में शांति समझौते पर 78 देशों ने हस्ताक्षर किए। यह सीधे तौर पर रूस को धमकी थी कि या तो शांति समझौता मानो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो, और उसका अंजाम आत्मसमर्पण से कम नहीं होगा। Вона абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала, говорячи про те, що не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати територію. Тобто це велика помилка, яка для нас корисна. Для нас корисна їх меседжі, всі тут за лаштунками. हालांकि 23 देश ऐसे भी थे जिन्होंने शांति समझौते से इनकार कर दिया, यानी हो सकता है उनके दिल में रूस के लिए हमदर्दी हो। पुतिन के दिल में अमेरिका समेत उन तमाम देशों के लिए कोई रहम नहीं जिन्होंने पीस समझौते की आड़ में रूस को धमकाने की कोशिश की है। अब पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें अमेरिका से लेकर यूरोप तक दबदबा बनाया जा सके और इसके लिए न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती भी की जा रही है। हालांकि पुतिन को अंदाजा था कि G7 मीटिंग और पीस समिट में जरूर कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे तनाव बढ़ेगा। इसलिए रूस ने अटलांटिक से लेकर नॉर्थ सी तक न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी। सीधे अमेरिका और ब्रिटेन को काउंटर करके बता दिया कि रूस अब बड़ी जंग के लिए तैयार है, फिर चाहे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। यही वजह है कि पहली बार अमेरिकी तट से 100 किलोमीटर के अंदर रूस ने परमाणु ड्रिल शुरू की है। रूस ने 4 वॉरशिप लगाए हैं और अब हवारा के जरिए कजान सबमरीन भी पहुंच गई है जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर सकती है। इसके काउंटर में अमेरिका ने अपनी हेलिना सबमरीन क्यूबा के पास लगा दी है जो एटमी अटैक कर सकती है। अमेरिका और रूस अटलांटिक सागर में आमने सामने आ चुके हैं। दोनों तरफ से एक भी गलत कदम बड़ा विध्वंस ला सकता है। ऐसे भी सिप्री की रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि पूरी धरती पर परमाणु खतरा मंडरा रहा है। दुनिया भर में 9,585 परमाणु वॉरहेड अलर्ट पर हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पुतिन और उनके गठबंधन में शामिल देशों ने परमाणु हथियारों की तैनाती की है, जिसमें चीन और नॉर्थ कोरिया ने तेजी से परमाणु हथियार बनाए। समंदर में रूस ने नाकाबंदी करके सुपर पावर और उसके मित्र देशों को चौंका दिया है।
क्योंकि उन्हें इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि रूस इतनी बड़ी हिमाकत कर सकता है। यूक्रेन की मदद करते वक्त अमेरिका ये भूल गया कि रूस के पास अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, जिनका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकता है। हालांकि पिछले 2 साल में चीन और नॉर्थ कोरिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने बेहद तेजी से परमाणु कार्यक्रम पर काम किया। चीन ने पिछले 2 साल में 90 परमाणु हथियार बनाए। इस साल जनवरी तक उसके पास 500 परमाणु हथियार हो गए, जबकि नॉर्थ कोरिया इस साल अगस्त में परमाणु टेस्ट कर सकता है, जिसमें रूस उसकी मदद कर रहा है। न्यूक्लियर वॉर के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए नेटो ने अपने सदस्यों को परमाणु हथियारों को स्टैंड बाय मोड पर रखने का फरमान जारी कर दिया है। यानी यूरोप में पैनिक बटन दब चुका है, कभी भी जलजला आ सकता है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से जल्द ही बातचीत करने की कोशिश शुरू हो सकती है। यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि कीव मॉस्को से बातचीत करके इस विवाद को सुलझा सकता है, लेकिन इसकी आवाज दोनों तरफ से आनी चाहिए। बातचीत के टेबल पर रूस की सहमति जरूरी है। कुलेबा के प्रस्ताव को नेटो चीफ स्टॉल्टनबर्ग ने आगे बढ़ा दिया है, लेकिन रूस को अब भरोसा नहीं है, क्योंकि एक तरफ नेटो यूक्रेन को हथियार भेज रहा है, दूसरी तरफ सुलह की कोशिश का दिखावा कर रहा है। इसी वजह से रूस ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास सबमरीन लगाकर अपने इरादे जता दिए हैं। इस बीच यह भी समझना जरूरी है कि रूस ने इन देशों को सबसे पहले टारगेट क्यों किया है। अमेरिका को टारगेट करने की वजह है इस सारे खेल का मास्टरमाइंड अमेरिका है, जो लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद भेज रहा है, जबकि ब्रिटेन को टारगेट करने की वजह है कि ब्रिटेन ने क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाकर यूक्रेन को दिया, साथ ही स्टॉर्म शैडो मिसाइल देकर यूक्रेन के युद्ध में वापसी कराई। इसके अलावा फ्रांस को टारगेट करने की वजह है कि फ्रांस ने सबसे पहले अपने सैनिक यूक्रेन भेजे और रूस से सीधे युद्ध की हुंकार भरी। इसलिए रूस इन देशों को सबक सिखाना चाहता है, लेकिन पुतिन की जिद एक बड़े संकट का इशारा कर रही है, क्योंकि कजान और गोर्शकोव के जरिए परमाणु ड्रिल करने से अमेरिका का अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिव हो सकता है। रूस की ताबड़तोड़ मिसाइल ड्रिल से अमेरिका का वार्निंग सिस्टम पैनिक सिग्नल दे सकता है, जिससे अमेरिका का न्यूक्लियर ट्रायड एक्टिवेट हो सकता है, जिससे रूसी युद्धपोत पर हमले का अंदेशा है। ऐसा हुआ तो परमाणु युद्ध शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त बैटल जोन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का करारा जवाब बैटलफील्ड में सामने आया है। यूक्रेन की किलर ब्रिगेड की स्ट्राइक, यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन से रूसी सैनिक ढेर कर दिया गया। रूसी सैनिक पर किया पिन पॉइंट अटैक। रूसी सैनिक के खात्मे की तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह पिन पॉइंट या टारगेटेड अटैक किया गया। एक ऐसा सैनिक जो यहाँ पर मौजूद था और फिर यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक की गई, सैनिक पर ड्रोन स्ट्राइक की गई और पल भर में ही ये सैनिक ढेर हो गया। और रूस के कीव विजय का अभियान अभी बहुत लंबा खिंच सकता है। यूक्रेन को मिल रही सहानुभूति और भरोसे के बीच क्रेमलिन से बहुत बड़ी धमकी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब यूक्रेन पर बारूदी हमले की जगह पानी से प्रहार की तैयारी हो रही है। क्रेमलिन में सुनामी लाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अनगिनत धमाके, बेहिसाब तबाही और यूक्रेन में हर बीतते वक्त के साथ बर्बादी की कहानी में जुड़ता नया अध्याय। फरवरी 2022 से शुरू हुआ ये बारूदी घमासान अब भी जारी है।
रूस का मिशन यूक्रेन अभी भी अधूरा है। कीव अभी भी महफूज है और यूक्रेन अभी भी मुकाबले में बना हुआ है। पहले G7 सम्मेलन और फिर यूक्रेन पीस समिट में यूक्रेन को जो सहानुभूति हासिल हुई, यूरोप से एंटी रूस अभियान का जो ट्रेलर दिखा है, उससे रूस में बेचैनी बढ़ गई है। बौखलाहट, गुस्से और बेचैनी के बीच पुतिन के खासम खास और रूसी राष्ट्रीय मीडिया में पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने सरकार से ऑपरेशन कीव शुरू करने की मांग की है। मांग उसी मिशन को पूरा करने की है जिसे चंद दिनों में खत्म करने के लिए रूसी फौज कीव के करीब तक पहुंच गई थी। दो 2022 में युद्ध की शुरुआत में सेना कीव तक पहुंची थी। युद्ध के 3 दिन बाद रूसी सेना नीप्रो नदी के बांध तक पहुंची थी। 25 फरवरी को कीव हाइड्रो पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया था। 26 फरवरी को यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज को खदेड़ दिया था। छब्बीस फरवरी को कीव के मुहाने पर बने बांध पर जबरदस्त युद्ध हुआ था, क्योंकि यहीं से कीव और यूक्रेन के कई शहरों को बिजली की सप्लाई होती है। रूस की सेना को भगाने और बांध पर कब्जा जमाने के बाद यूक्रेनी फौज के हाथ पांव तब फूल गए जब हवा में एक रूसी मिसाइल नजर आई। रूस की मिसाइल कीव डैम की तरफ आ रही थी, लेकिन एयर डिफेंस से मिसाइल को नष्ट कर दिया गया। अब उसी अधूरे मिशन को पूरा करने की मांग के साथ कीव के लिए नई धमकी आई है। ये तस्वीर रूसी पत्रकार और पुतिन के करीबी व्लादिमीर सोलोव्योव की है। इन्होंने सरकार को सलाह दी है कि कीव के डैम को मिसाइल से उड़ा दिया जाए। कीव को बाढ़ से तबाह कर देना चाहिए। रूस को बेलगोरोद पर हमले का बदला लेना चाहिए। कीव को सलामत छोड़ने की कोई वजह नहीं है। सिर्फ एक मिसाइल प्रहार और एक बांध के विध्वंस से यूक्रेन कैसे लाचार हो सकता है, इससे समझिए। रूस के सबसे बड़ा दुश्मन यूक्रेन, यही नीप्रो नदी के किनारे है देश की राजधानी कीव। यूक्रेन का प्रेसिडेंट पैलेस, सेना का मुख्यालय, तमाम बड़े दफ्तर यही हैं। यूक्रेन के इस चमचमाती राजधानी में 30 लाख लोग रहते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर है। कीव के उत्तरी छोर पर है नीप्रो नदी पर बना बांध। यही के हाइड्रो पावर प्लांट से कीव समेत पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई होती है। यही डैम से पानी को जमा किया जाता है, जिसे कीव रिजर्वॉयर के नाम से जाना जाता है। अगर इस डैम को तोड़ दिया गया तो डैम से रिजर्वॉयर का पानी कुछ इस तरह से बाहर आएगा और कीव समेत कई इलाकों में सैलाब आ जाएगा। कीव में तबाही का ऐसा ही सैलाब लाने की मांग उठी है। आपको दिखाते हैं कि रूस के एक प्रहार से कितनी बड़ी त्रासदी आ सकती है। यानी जो तबाही रूस की सैकड़ों मिसाइलें नहीं ला सकी, वो बर्बादी पानी ला सकता है। क्रेमलिन के जल तांडव की आशंका की वजह से ही कीव डैम के पास पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती है, जो रूस की घातक मिसाइलों को भी गिरा सकती है। पानी प्रहार से पहले बारूदी प्रहार तेज कर दिया गया है। रूस की बौखलाहट का असर यूक्रेन के लीमन इलाके में देखने को भी मिला है। यहां थर्मोबैरिक बम के इस्तेमाल से एक बहुत बड़े इलाके को खंडहर बना दिया गया।
रूस ने यहां 1500 किलो के थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल किया। लीमन में 35 इमारतें थर्मोबैरिक धमाके से ध्वस्त हो गईं। यूक्रेन ने इस इलाके को पहले ही खाली करा लिया था। रूस के गुस्से को बढ़ाने वाला प्रहार यूक्रेन से रविवार को भी जारी रहा। यूक्रेन ने रविवार को रूस के कई शहरों को फिर निशाना बनाया। रूस के केमेरोवो इलाके में यह धमाका बिजली सब स्टेशन पर हुआ। यहां कई धमाके हुए। दावा है कि यह हमला यूक्रेन ने करवाया है। रोस्तोव में रात के अंधेरे में अचानक तेज रोशनी चमकी। रिपोर्ट के मुताबिक यहां भी एक पावर सब स्टेशन पर यूक्रेन का हमला हुआ। यूक्रेन ड्रोन से रूसी शहरों को टारगेट करने के साथ रूसी फौज को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ड्रोन अब थर्मल विजन डिवाइस से लैस हैं, जिसकी वजह से रात के अंधेरे में भी ड्रोन से हमले हो रहे हैं। डोनेस्क में रूस के सैनिकों पर रात के अंधेरे में हमला हुआ और कई सैनिक जख्मी हो गए। दिन के उजाले में भी यूक्रेनी ड्रोन रूस के टैंकों का संहार कर रहे हैं। यूक्रेन के पास इतना बड़ा ड्रोन भंडार है कि एक एक सैनिक के लिए बुलेट की तरह ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और युद्ध क्षेत्र से एक और बड़ी खबर। वोलेदार में युद्ध हुआ और विध्वंसक हो रहा है। रूसी कब्जे वाले इलाकों पर स्ट्राइक हो रही है। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स की भीषण बमबारी। रूसी कब्जे वाला इलाका धुआं धुआं होता हुआ दिख रहा है। और एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में एक और विध्वंसक खबर। सोलेडर पर रूस का विध्वंसक हमला। थर्मोबैरिक हमलों से थर्रा उठा सोलेडर इलाका। सोलेडर में रूसी हमलों से भीषण तबाही मची है। यूक्रेन का वेपन डिपो तहस नहस हो गया। और काले सागर में रूसी जंगी बेड़े पर हमला करके यूक्रेन ने अपनी ताकत का एहसास तो करा दिया है, क्योंकि अभी तक ब्लैक सी में रूस का दबदबा था। लेकिन जब से यूक्रेन को नेटो से हथियार मिले, तब से यूक्रेन न सिर्फ क्रीमिया बल्कि ब्लैक सी में अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं, यानी अब क्रीमिया पर पहले से बड़ा अटैक हो सकता है। G7 और यूक्रेन पीस समिट के बाद से जेलेंस्की का जोश हाई है। अमेरिका से सैन्य मदद मिली, साथ ही 78 देशों का साथ मिला, जो रूस के खिलाफ यूक्रेन की लगातार मदद करते रहेंगे। इस बीच डेनमार्क ने ऐलान कर दिया है कि सबसे पहले F-16 की खेप देने जा रहा है। हालांकि इस खेप को यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो बेस पर तैनात किया जाएगा। इस सूरत में अगर हमला होता है तो रूस भी जवाबी हमला कर सकता है। और उसके टारगेट पर वो नेटो बेस होंगे जहां F-16 की तैनाती हो सकती है। वो नेटो बेस कौन से हैं, वो समझ लीजिए। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम। डेनमार्क ने कहा है कि 16 जुलाई के आखिर तक F-16 यूक्रेन को मिल जाएंगे। इससे खुश जेलेंस्की की तरफ से बयान आया है। मैंने पीस समिट के दौरान मैटी फ्रेडरिक्सन को शुक्रिया कहा। डेनमार्क के इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए F-16 का मिलना पीस समिट के फॉर्मूले को आगे बढ़ाएगा। यूरोप में शांति की स्थापना में मदद मिलेगी। जबकि रूस की तरफ से डेनमार्क को टारगेटेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इससे यूरोप में तनाव बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। इस बीच यूक्रेन को एक नया ड्रोन मिला है, जिससे वो काला सागर में रूस के जंगी बेड़े पर हमला कर सकता है।
यूक्रेन का नया ड्रोन कामिकाज़े है जिसका नाम स्टॉकर 5.0 है। इसकी तैनाती और सपोर्ट पर की जाएगी। 5 मीटर की लंबाई के ड्रोन की रेंज 600 किलोमीटर है, जो 150 किलो विस्फोटक ले जाकर दुश्मन के खेमे में हलचल मचा सकता है। यानी ये ड्रोन सी बेबी ड्रोन की तरह ही रूस के लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन रूस ने समंदर और आसमान से हमले करने वाले ड्रोन को नष्ट करने के लिए एक प्लान तैयार किया है, जिसमें रूस ने इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल बीएमपी को कॉम्बैट बोट पर तैनात किया है, जो हवा और समंदर से आने वाले ड्रोन को तबाह करने में सक्षम है। एक दिन पहले ही रूस ने बीएमपी से यूक्रेन की 3 बोट को उड़ाकर इसका जलवा दिखा दिया। यानी रूस अब समंदर से लेकर आसमान तक यूक्रेन के हथियारों के खिलाफ रणनीति बना चुका है, फिर चाहे सामने सी बेबी ड्रोन हो या फिर F-16। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, उनके पति। TV9 से कहा, प्रियंका के लड़ने पर खुश हूं, राहुल और कांग्रेस ने अच्छा फैसला किया है। वायनाड में प्रियंका गांधी का मैं प्रचार करूंगा, जब कांग्रेस और जनता चाहेगी तो मैं भी राजनीति में आऊंगा। और राहुल गांधी को नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ये भी कहा रॉबर्ट वाड्रा ने। रॉबर्ट जी, आपकी पत्नी अब चुनाव लड़ने जा रही है, रॉबर्ट वाड्रा क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ। जब भी कोई मेरे से बोलता था कि आप कब कदम रखेंगे संसद में, संसद के लिए सांसद बनेंगे, मैंने हमेशा बोला कि मुझे पहले लग रहा है कि प्रियंका को आगे आना चाहिए, संसद में होना चाहिए, उसके बाद ही मैं खुद शामिल होऊंगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये डिसीजन लिया गया है राहुल ने और कांग्रेस पार्टी ने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वायनाड के जनता प्रियंका को भारी बहुमत से जिताएं। तमाम लोग पोस्टर भी लगा रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति में आना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ना चाहिए, तो आपकी कब उम्मीदवारी हम लोग देखेंगे, उसके लिए कितना टाइम और लगेगा? अभी तो वो समय मुझे लग रहा है निकल गया है और मैं सहमत हूँ उस पर, क्योंकि मैं मेहनत तो वैसे भी करता हूँ लोगों के बीच में। जब मेरा चैरिटी के द्वारा या जो मेरा धार्मिक दौरा होता है पूरे देश भर में, तो लोगों से मिलता हूँ, उनकी जो समस्या है उसको समझता हूँ, अपने परिवार तक ले जाता हूँ और बाकी प्रचार करता हूँ परिवार के साथ, 99 से करता आ रहा हूँ और मेहनत करता रहूँगा। और जब कांग्रेस की पुकार आएगी या आशीर्वाद होगा सोनिया जी का और देश की जनता चाहेगी तो मैं ज़रूर सक्रिय राजनीति में आऊँगा। पहले ये समय है प्रियंका का और मैं उनके साथ मेहनत करूँगा, उनके लिए मेहनत करूँगा। मैं चाहूँगा वायनाड वगैरह, और मैं लोगों से उम्मीद करूँगा कि वो प्रियंका को भारी बहुमत से जिताएं। एक महिला को उसके पति से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, तो जब वायनाड की जनता के बीच आप जाएंगे तो प्रियंका की कौन सी खास बातें उनको बताएंगे कि ऐसी है प्रियंका जो उनके पति रॉबर्ट बता पाए और कोई नहीं जानता हो? पूरी मन लगन से काम करती हैं, जो भी है अपनी मेहनत करती हैं, अपनी बात पे डटी रहती हैं, ज़रूर मेहनती हैं और निडर हैं और वो ज़रूर वायनाड के लोगों के लिए बहुत प्रगति की आगे देखेंगे कि प्रगति हो। और जो राहुल की जो विचार थे, जो अभी उनको डिसीजन लेना पड़ा कि या तो रायबरेली में रहे या वायनाड, और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है कि प्रियंका, उनकी जो सोच है जो वायनाड के लोगों के लिए, वो प्रियंका पूरी करेंगी और जो भी वादे किए हैं प्रियंका पूरी करेंगी। तो ज़रूर मैं बोलूँगा मेहनती हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि प्रियंका वहाँ बहुत ज़्यादा प्रगति लाएंगी। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पास किया है कि उनको लोकसभा में विपक्ष का नेता होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या लगता है, आप ये सही वक्त है, सही समय है कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी देनी चाहिए? 1999 में सोनिया गांधी ने यही जिम्मेदारी उठाई थी, तब 2004 में सरकार बनी थी कांग्रेस यूपीए की। देखिए, मैं अभी राजनीति में नहीं हूँ, पर मैं राहुल को जानता हूँ, मेरे भाई जैसे हैं और मेरे दोस्त जैसे हैं, और मुझे पता है चाहे स्पोर्ट्स में हो या बिजनेस में हो या किसी चीज़ में भी अपने पूरी ध्यान मन लगन लगा के काम करते हैं। तो अगर उनको लीडर ऑफ अपोजिशन रखेंगे, जो भी उन्होंने अपने जो यात्रा के द्वारा सीखा, लोगों के समस्याएं सीखे, तो वो लोगों की बात बुलंद करेंगे।
तो रॉबर्ट वाड्रा के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे जो कुमार विक्रांत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से वो खुश हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।